नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो आपका लेसन नंबर 1 है, मतलब ये एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इसके सारे बेसिक्स मैंने पिछले वीडियो में कवर किए हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं फिर आप आगे का कैसे करोगे। इसीलिए सबसे पहले बेसिक को पढ़िए, फिर यहाँ पे आइएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग शुरू कर ही देते हैं। आई होप कि आप सभी ने वो वाला वीडियो जरूर देखा होगा। ओके चलो, ये है आपका, देखो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो सेट्स दिए गए हैं इन्हें आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको याद है बेसिक वाला वीडियो, हमने दो फॉर्म देखे थे, है ना। जो आपके सेट होते थे उसके हमने दो मेथड देखे थे। पहला तो रोस्टर, जिसको हम लोग लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, और दूसरा क्या था, सेट बिल्डर मेथड, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, रूल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको सेट दिखाई दे रहे हैं ये किस में है, ये सेट बिल्डर यानी कि रूल मेथड में दिए गए हैं। हमें इन्हें क्या करना है, रोस्टर मेथड में लिखना है। ओके, रोस्टर फॉर्म बोलो या फिर रोस्टर मेथड बोलो, बात तो वही है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, देखो बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये सेट का कुछ नाम नहीं है ना, तो इसको एक नाम दे दो, ए बी सी डी कुछ भी, चलो ए दे देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, लिखते हैं इसको, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज, ठीक है। ये आपको इस तरीके से एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे ना, तो ऐसे आपको लिख करके दिखाना चाहिए, जैसे मैं आपको लिख करके बता रही हूँ, ठीक है ना। सेट का नाम नहीं दिया तो उसको पहले नाम दीजिए। अब इसे हमें कौन से फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था ना। तो रोस्टर फॉर्म मतलब, रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट बना देना। ये जो मैरिज है ना, अभी देखो इसके लेटर्स को लिख देते हैं हम, ए इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या आएगा इसको आप समझिएगा बड़े ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब सभी एक्स के लिए, ठीक है, सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज। एक्स क्या है स्टूडेंट, एक्स क्या है, ये जो आपका वर्ड मैरिज है ना, इसका लेटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा तरीका सुनो। ये जो मैरिज है ना, इसमें जितने भी आपके लेटर्स हैं उनको यहाँ पे ना लाइन से लिख दीजिए, और हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने पहले भी बताया था कि सेट के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, तो जो दो बार है उसको एक ही बार लिखना। जैसे देखो पहला एम, तो चलो एम को लिख देते हैं कॉमा, उसके बाद ए है तो ए को भी लिखना है, जी हाँ। उसके बाद आर है तो आर को भी लिख दीजिए। अब देखिए आर कितने बार है, दो बार है ना, तो मैंने बोला था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। ओके, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो फिर आर आएगा क्या, नहीं, आई आएगा, जी हाँ आई आ सकता है। उसके बाद जी आएगा, जी भी आएगा, और ई भी आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, यही तो है आपका फाइनल आंसर। हमने क्या किया, इस सेट को ये रोस्टर फॉर्म में करके लिख दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए इस सेट का कुछ नाम नहीं है तो इसको नाम दे दो, ए बी सी कुछ भी दे दो। इसको ए दिया था ना तो इसको बी दे दो। यहाँ पे लिखते हैं लेट बी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अभी इसको भी समझिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहला दूसरा तो एकदम इजी। एक्स इज एन इंटीजर, -1/2 इज लेस देन एक्स एंड 9/2 इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ पर इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो सबसे पहले आप ये समझो कि इंटीजर क्या होता है ना। इंटीजर हम किसको कहते हैं, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इंटीजर में 0 भी आएगा, निगेटिव वैल्यूज भी आते हैं, देखो एकदम ध्यान से, बहुत ही आसान है। और इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका इंटीजर हो गया, राइट। यहाँ पे क्या बोला है, जो x है ना, x क्या है, इंटीजर है, यानी x की वैल्यू ये इंटीजर में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर बस हम इतना पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि x 0 हो सकता है, -1 -2 ऐसे करके नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसके जस्ट आगे ये कंडीशन भी दे दिया गया है कि जो हमारा x रहेगा वो -1/2 से ग्रेटर रहेगा और 9/2 से लेसर रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो ये 1/2 और 9/2, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये देखो -1/2 इसका मतलब होता है
-0.5, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लो, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 का मतलब -0.5, 9/2 का मतलब क्या होता है 9/2, यानी कि 2 4 सा 8 होता है, 2 5 सा 10, 4.5 होता है। मतलब जो x है ना वो इससे ग्रेटर होगा, इससे लेस होगा, ठीक है। तो -0.5 कहाँ पे आता है? अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, एकदम ध्यान से देखो, पूरा आपको शुरू से बता रही हूँ। अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, सुनो इधर, यहाँ मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। इधर -1 -2 -3, तो -0.5 कहाँ पे आएगा? माइनस मतलब पीछे आएगा, 0 से इधर आएगा, ठीक है। तो 0.5 मतलब यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये होगा आपका 0.5। और 4.5 मतलब क्या? 4.5 है ना, 4.5, इट मीन्स यहाँ पे समझो 5 है, तो 4 और 5 के बीच में क्या आएगा? 4.5 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है आपका? इससे बड़ा, इससे बड़ा, 0 -0.5 से बड़ा। तो बड़ा मतलब इसके आगे जाएगा, इसके आगे गया तो ये 0 इसको मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और ये 4 मिला। इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि 4.5 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके इंटीजर। तो चलिए लिख देते हैं, 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और ये लास्ट में 4 आएगा। समझ में आया आपको? तो ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें थर्ड सब क्वेश्चन क्या है, ये भी थोड़ा सा मतलब ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। क्या बोला जा रहा है? अच्छा, इस सेट का नाम नहीं लिखा हुआ, इसका नाम लिख देते हैं लेट सी, ठीक है। C is the set of all x where x is equal to 2n and n belongs to natural number, okay? तो यहाँ पे इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? तो समझिएगा इसको, ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, क्या है इक्वेशन? x is equal to 2n, एकदम ध्यान से देखो, x is equal to क्या है? 2n है, ठीक है। और n मतलब क्या? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके। 0 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से तो होल नंबर स्टार्ट होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये वो छोटी छोटी बातें जो आप लोग को पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो अगर मैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, तो अगर मैं n के प्लेस पे, n क्या है? नेचुरल नंबर है ना, तो n के प्लेस पे अगर मैं ये 1 रखूँ तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं n के प्लेस पे 2 रखूँ, देखो 2 भी तो नेचुरल नंबर है, तो 4 आएगा। फिर अगर मैं x के प्लेस पे 3 रखूँ, x नहीं n के प्लेस पे 3 रखूँ तो 6 आएगा। फिर अगर मैं n के प्लेस पे 4 रखूँ तो क्या आएगा? 8 आएगा। मतलब ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा, पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया है, ठीक है। अगर ऐसा दिया रहता कि x इज लेस देन या फिर ग्रेटर देन इतना, तो हम बताते ना, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, पहले तो 2 आएगा, है ना। जब हमने नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट किया 1, पहला नेचुरल नंबर, तो हमको 2 मिला। फिर जाके 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, उसके आगे 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे डॉट डॉट लगा करके छोड़ दीजिए, है ना। कितना लिखते बैठेंगे? ये डॉट डॉट का मतलब क्या? ये पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ये है इसका सॉल्यूशन। और आई होप कि आपको समझ में आया ही रहेगा, कुछ भी डिफिकल्ट तो था नहीं मेरे हिसाब से। अब आप सोचिए क्या था क्या नहीं। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आपको सेट्स दिखाई दे रही है, ये कौन से फॉर्म में है? तो ये रोस्टर फॉर्म में है। आपको इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? चलो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या है? 0। तो सबसे पहला काम, इस सेट का कुछ नाम नहीं है ना, तो नाम दे दो। यहाँ पे लिख दो लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? 0, ठीक है। अब आपको इसे क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक रूल यहाँ पे बताना है। तो कैसे करोगे? आप सोचोगे पहले 0 क्या है? 0 क्या है? 0 किस में आता है? तो 0 होल नंबर। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर में 0 से ये शुरू होता है पूरा, 1 2 3 4 ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाता है, राइट, है ना। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका, यहाँ पे लिखो ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू, ऐसे करके आप लिख सकते हो। जी हाँ,
x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन सुनो, अगर मैं बस इतना लिख करके छोड़ दूं तब तो हम ये पूरा नंबर ले सकते हैं ना, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो बस 0 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे एक और कंडीशन लिखेंगे। कौन सी कंडीशन, कि x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मतलब ये, इससे आगे अगर आप जाओगे, ये 0 को भूल जाओ, इसके आगे जाओगे तो ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, जो आपका x है ये होल नंबर से बिलोंग तो कर रहा है लेकिन नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर इसके अंदर नहीं आएंगे, तो एक ही नंबर बच रहा है 0, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अभी इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते थे। क्या लिखते पता है, देखो ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू होल नंबर, जो x है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है लेकिन x की वैल्यू जो है ना वो 1 से क्या है, छोटी है। आप ऐसे भी करके बता सकते थे कि x इज लेस देन 1, ठीक है। ऐसे लिखते तो भी चलता, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, नहीं तो इसको लिखने के कई तरीके हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर। अभी देखो, इसे पढ़ने से हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगा, वो क्या, 0, मतलब इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो क्या, 0। देखो एक बार फिर से, x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, और x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब एक ही चीज हमारे मन में आ रहा है, वो क्या, 0, समझे। अब अगला देखेंगे, इस सेट का कुछ नाम नहीं है तो चलो इसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखना सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे लेट बी इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब एक रूल बना करके लिखना है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं क्या क्या है, 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, मतलब -2 भी है, +2 भी है, -3 भी है और +3 भी है। तो कौन सा ऐसा सेट है, कौन सा नंबर का सेट है जिसमें माइनस भी आता है, प्लस भी आता है और 0 भी आता है, कौन सा, एक ही सेट है ना, इंटीजर का। इंटीजर में क्या होता है, देखो 0 भी आएगा और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और उसके बाद आपके निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, है कि नहीं, आएंगे ना। तो अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना, आप हम लोग जब भी 9th स्टैंडर्ड में थे, मतलब जब आप थे 9th स्टैंडर्ड में, तो वहां पे आप इंटीजर के लिए क्या लिखते थे, आई लिखते थे। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, 11th स्टैंडर्ड में सुनो क्या करना है, आई के लिए मतलब इंटीजर के लिए अभी आपको जेड का यूज करना है। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, हमेशा याद रखना इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप इंटीजर का यूज कर रहे हो तो क्या लिखोगे, जेड लिखोगे। पहले हम आई लिखते थे, वो चलता था, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, जेड लिखना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो जो यहाँ पे आपका x है वो क्या क्या है, 0 है, +-1 +-2 +-3, तो माइनस भी आना चाहिए, प्लस भी आना चाहिए और 0 भी आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू, ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमको कंडीशन बतानी पड़ेगी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और लेस देन और इक्वल टू +3। समझ में आया। तो जब हमने इतना लिखा तो इससे क्या फाइनल हो गया बताइए, इससे ये पता चला कि ये जो आपका x है वो क्या क्या हो सकता है, -3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ। देखो क्या लिखा है मैंने, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ये -3 है, और लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। इतना जब हमने लिखा तो हमें इससे क्या पता चला कि x का वैल्यू -3 भी हो सकता है और उससे छोटे जितने भी वैल्यूज होंगे वो सभी भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 2, मतलब -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे करके, राइट। मतलब इससे बड़े जो भी वैल्यू है वो x के वैल्यूज हो सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और कंडीशन हमने डाल दी कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 3 या फिर उससे छोटा। तो ये पढ़ने से हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारे x के वैल्यूज होंगे ना वो इन्हीं के बीच में होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन x होगा क्या, तो x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर। x किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ में आई बात। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। इसको आप और दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप -4 लिखते और ये हटा देते कि -4 से ग्रेटर होगा, ठीक है, -4 से ग्रेटर,
और यहाँ पे आप 4 लिख सकते थे और ऐसे लेस ये इक्वल हटा देते, ठीक है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो पीछे आंसर दिया मैं उसी के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, नहीं तो इसको लिखने का दूसरा तरीका है। अगर आप वैसे एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा ना, क्योंकि आप कंडीशन तो सही दे रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए आप चाहते तो यहाँ पे 4 लिखते, यहाँ पे 4 लिखते तो भी चलता। बस आपको क्या करना होता है, ये जो इक्वल है ना इसको हटाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल में अभी ये इसका आंसर है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम लोग अगला वाला देख लेते हैं। इस सेट का कुछ नाम नहीं है तो इसको नाम दे दो। यहाँ पे लिखते हैं लेट सी इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी देख करके लग रहा होगा ना, अरे ये क्या है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन है। चलो आपको समझा देती हूँ, बहुत ही आसान ये भी है। पहले क्वेश्चन एक बार लिख लेने दो फिर बताती हूँ मैं। ये देखिए हमने इसको लिख दिया। हमने क्या लिखा, लेट सी इज इक्वल टू दिस, मतलब ये इसको नाम दे दिया इस सेट को, ठीक है। अब हमें इसे सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप है ना रिलेशन आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है। 1/2, 2/5, फिर 3/10, 4/7, ये सब है क्या। अच्छा 4/7 नहीं, यहाँ पे 4/17 आएगा, ठीक है। 4/17, 5/26, मतलब इसमें रिलेशन क्या है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। 1 का स्क्वायर किया, फिर इधर 2 का स्क्वायर, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। देखो मुझे पता है कि यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, मैं आपको ऐसे ही पका रही हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा रिलेशन। पर फिर भी अगर आपको एग्जाम में आया तो आपको ये पहली बार देखने के लिए मिलता है ना, तो आप ऐसे उल्टा पुल्टा मतलब इधर उधर से जोड़ जाड़ के देखो कि हाँ क्या है यहाँ पे, कौन सा रिलेशन है, ठीक है। अब एक्चुअली में मैं आपको बताती हूँ कि क्या रिलेशन है, पता है। देखो ये जो 1 है ना, ऊपर का स्क्वायर करना, मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर करना और इसमें 1 को प्लस कर देना। देखो 1 का स्क्वायर किया 1, ठीक है ना, और फिर इसमें 1 को प्लस किया तो क्या आया 2। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2। उसी तरीके से यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर किया +1, 2 का स्क्वायर 4 + 1, देखो यहाँ पे 4 + 1 क्या आता है 5। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 5, ठीक है। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर करो 9, 9 + 1 करेंगे तो 10, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 + 1 करेंगे तो 17, 5 का स्क्वायर करो 25 और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 26, ठीक है। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो अभी इसको आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखना कि C इज द सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। देखो n ऊपर क्या है n है और नीचे वाले ऊपर तो n है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि n क्या होगा, ठीक है। पहले ऊपर मैंने क्या लिख दिया n, मतलब ये सारे नंबर्स, ओके। और नीचे वाला नंबर कैसे आ रहा है, जब हम ऊपर वाले का स्क्वायर कर रहे हैं। देखो एकदम ध्यान से, जब हम ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें 1 को प्लस कर रहे हैं, तब जाके हमको डिनोमिनेटर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये तो बता दो कि ये n है क्या, तो चलो बता देती हूँ। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सबके सब नेचुरल नंबर ही है ना, बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी नेचुरल नंबर ही है, राइट। और एक और कंडीशन तो लिखना पड़ेगा, कौन सा कंडीशन, ये कहाँ तक है, पूरा इन्फिनिटी तक है क्या, डॉट 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 दिखाई दे रहा है जी नहीं, ये 7 तक ही है ना। तो इसके लिए आपको ये कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, n इज लेस देन और इक्वल टू 7। समझ में आई बात। ये जो आपका n है यानी कि ये, ठीक है, n क्या है, लेस देन और इक्वल टू 7, यानी 7 के इक्वल। देखो 7 के इक्वल और 7 से छोटा, 7 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे रिलेशन पहचान करके इसको इस फॉर्म में लिखना था। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। अभी अगेन इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। अगर आप चाहते ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पे ये नहीं लिखते, क्या लिख देते, ऐसे लिखते और यहाँ पे 8 लिखते, ठीक है। लेस देन 8, लेस देन 8 मतलब 8 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 7 तक ही है, ठीक है। ऐसे लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है ना उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिखना, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें ना सेट ए दिया है, सेट बी दिया और सेट सी दिया है। सबके सब कौन से फॉर्म में है, तो सबके सब सेट बिल्डर के फॉर्म में है, ठीक है। अभी इनकी हेल्प से हमको ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बताना है। तो सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं ना सेट्स, इन्हें आपको
रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में ही तो हमको वो एलिमेंट्स दिखाई पड़ते हैं कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप बता सकते हो क्या कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नहीं बता सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो हम एक काम करेंगे, हर एक सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं इनको निकाल करके सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद ये सारे सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई ना? तो चलिए हम इसको करते हैं। ये आपका पहला वाला सेट है, सेट ए, ठीक है, एक्स वेयर 6x² + x - 15 = 0। तो हम एक काम करेंगे, इस इक्वेशन को इधर निकालेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 6x² + x - 15 = 0। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने कई सारे मेथड सीखे हैं, तो उसी में से एक मेथड ये भी था। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन का मेथड। तो यहाँ पे हम लोग वही मेथड यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे आएगा 6 × 15। तो 6 × 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? 90 के 2 फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? तो +1 आना चाहिए। तो कैसे आएगा सोचिए, अगर मैं 10 और 9 ले लूँ तो हो सकता है ना, और ये माइनस में ये प्लस में। चलो करते हैं। 6x² + 10x - 9x - 15 = 0, ठीक है ना। अब देखो इसमें से हम क्या बाहर ले सकते हैं और इसमें से क्या बाहर ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 2x को बाहर ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3x प्लस आएगा ना, प्लस आएगा। 2 5 सा क्या होता है 10 और x तो बाहर है ही, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या बाहर ले? -3 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में अभी क्या आएगा? 3 3 सा क्या होता है 9 होता है, x का x ही रहेगा, फिर ये भी माइनस में है ना, यहाँ पे माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 5 सा क्या हो जाएगा 15 = 0, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे 3x + 5, देखो दोनों जगह तो एक ही बार लिखने का। उसके बाद 2x - 3 = 0, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे लिखिए 3x + 5 = 0 और 2x - 3 = 0। अब इसके आगे का तो किसको नहीं पता। x को इधर रखो, बाकी सबको उधर, +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में 5/3 -5/3, और x को इधर रखो, बाकी सबको उधर, -3 उधर जाने के बाद +3 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x के 2 वैल्यूज मिले हैं, ये देखो, एक तो ये और दूसरा ये, यानी सेट A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो -5/3 और 3/2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेट A = यहाँ पे लिखिए -5/3, 3/2। समझ में आ गया ना? देखिए कितना कुछ डिफिकल्ट था, बताइए। ये तो आपने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया ही था ऐसे इक्वेशन को, है ना। चलो अभी अगला वाला लेंगे, यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ। अगला वाला सेट बी, क्या है यहाँ पे? ऑल x वेयर 2x² - 5x - 3 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो इस इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे। 2x² - 5x - 3 = 0। अगेन वही वाला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 3 सा 6 हो जाएगा, -6 आएगा। इसके 2 फैक्टर्स बताइए। तो 6 और 1, राइट, और ये माइनस में है ना, तो ये माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो -6 + 1 -5 आ जाएगा और 6 1 से 6। तो चलिए अभी यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज को। 2x² - 6x + x - 3 = 0। इसमें से हम क्या बाहर ले सकते हैं? तो 2x को बाहर ले सकते हैं। तो चलिए 2x को ले लेते हैं बाहर। ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2 3 सा 6, है ना, 2 3 सा क्या होता है 6 होता है। उसके बाद यहाँ से +1 को बाहर ले लेते, ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3 = 0। अब x - 3 दोनों जगह है तो इसको एक ही बार लिखने का, x - 3, उसके बाद 2x + 1 = 0। अभी लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, x - 3 = 0 और 2x + 1 = 0। अब क्या करेंगे बताइए? -3 को उधर ले लो, +3, देखो यहाँ पे x का वैल्यू हमको क्या मिला? +3 मिला, और यहाँ पे x को इधर रखो, +1 को उधर लोगे तो -1 और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको x का दूसरा वैल्यू भी मिल चुका है, राइट। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिख दीजिए सेट b इज इक्वल टू, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो -1/2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 और -1/2। बात समझ में आई है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अच्छा, इसको मिटा करके थोड़ा सुंदर सुंदर लिख देती हूँ, अच्छा है ना, साफ साफ सुंदर सुंदर एग्जाम में लिखोगे ना तो और अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ, मुझे तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, पर आपको समझ में आना चाहिए ना, इसीलिए सुंदर सुंदर लिख रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये तीसरा वाला लेंगे और इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं सॉल्व करना शुरू कर देती हूँ, या फिर इधर बाजू में कर लेती हूँ, ठीक है, दिखाई देगा ना। चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेट c इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे x वेयर 2x² माइनस x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन लेंगे और इसको अगेन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, 2x² माइनस x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, 2 3 6, यहाँ पे 6 के 2 फैक्टर्स बताइए, माइनस अभी -x आना चाहिए, तो कैसे आएगा, मतलब -1 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे अगर मैं 2 3 करूँ तो 2 3 6 और -1 आना चाहिए ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस में है। तो 2 - 3 करेंगे, -3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, बराबर है 2 3 6, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे 2x² फिर +2x - 3x - 3 विच इज इक्वल टू 0, ये थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ, 6 फैक्टर्स इसके ये, ठीक है, ये -6 है, ओके। अब देखो इसमें से हम क्या बाहर ले सकते हैं, 2x को बाहर ले लेते, ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पे तो x आ जाएगा +1 और यहाँ पे -3 को बाहर ले लेते, ब्रैकेट में आएगा x +1 विच इज इक्वल टू 0, x + 1 तो एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में 2x - 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे लिखिए x + 1 विच इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिलेगा -1, इसको आप एक ब्रैकेट में कर दो, मतलब ऐसे करके ऐसे हाईलाइट कर दो, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिलेगा, -3 उधर जाने के बाद +3, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 3/2, ठीक है। तो सेट C के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, -1 आएगा और यहाँ पे 3/2 आएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए सेट A के अंदर ये एलिमेंट, सेट B के अंदर ये, सेट C के अंदर ये एलिमेंट्स आएंगे। अब हमको A यूनियन B यूनियन C बताना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले आप लोग को बोलना चाहूंगी कि आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये साइड का मिटाती हूँ और आपको ये दोनों कैलकुलेट करके बताती हूँ। चलिए जल्दी से ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिटा दिया है। अभी हम लोग A, B और C, ठीक है, तीनों सेट को यहाँ पे लाइन से लिख लेते हैं। तो सेट A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये देखो -5/3 और फिर क्या है 3/2, जी हाँ ये एकदम सही है। उसके बाद B, सेट B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखो 2 आएगा, है ना, -1/2। और एक काम करते हैं, पता है आपको, ये माइनस में है ना तो इसको पहले लिखते हैं और इस 3 को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं जल्दी से, -1/2, क्योंकि माइनस पहले आता है ना, फिर बाद में ये प्लस वाला, तो क्या आएगा -1/2 और यहाँ पे 3, ओके, समझ में आया आपको। अभी इसको आप सही कर लेना थोड़ा, यहाँ पे 1/3 मैंने लिख दिया था तो वो गलती से लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 है ना, 2 आया तो हमको 2 लिखना चाहिए ना, तो आप प्लीज थोड़ा सही कर लेना, करेक्शन। अब C, सेट C के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -1 है और 3/2 है, ठीक है। तो तीनों सेट्स को हमने लिख लिए हैं। अभी देखो पहला हमको क्या बताना है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट वन, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो देखिए A B C के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब हम यहाँ पे ला करके लिख देंगे। बस एक कंडीशन है, वो क्या, कि जो आपके एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट दोनों भी सेट में है तो एक ही बार लिखना, 2 बार लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड, ओके। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले -5/3, ये बस अकेला ही है, तो चलिए इसको लिख दीजिए -5/3, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है। फिर यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 इसमें है और किसी में है, ये देखो इसमें भी है, तो क्या करोगे, 2 बार लिखोगे, जी नहीं, एक ही बार लिखना। यहाँ पे लिख दीजिए 3/2, ठीक है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इधर क्यों लिखा, तो एक लाइन से लिखते हैं ना, पहले माइनस को फिर बाद में प्लस वाले को, ओके, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है। अब उसके बाद -1/2 बस इसमें ही है, और किसी में है नहीं, ये इसमें है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1/2। फिर से आपके मन में सवाल, इसको इधर क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो देखो अभी इधर -1 है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, मतलब एक ऑर्डर में लिखते हैं ना, एक ऑर्डर में, यहाँ से शुरुआत हो रही है, ऐसे लाइन से जाएंगे, ठीक है। और फिर 3 किस में है, बस इसमें ये अकेला ही है, तो इसको आप एक बार लिख दीजिए। फिर नीचे आ जाइए -1, ये भी अकेला ही है, तो इसे तो लिखना ही पड़ेगा, अकेला है तो लिखो, बस कंडीशन क्या है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होने ही चाहिए, ठीक है। और कोई एलिमेंट बच रहा है, 3/2 तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस और कुछ बाकी है, ध्यान से देख लो जी, नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन ये है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा वाला कर ले, चलिए दूसरा वाला भी कर लेते हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आप लोगों को बताना है। अभी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना स्टूडेंट, देखो वो एलिमेंट जो तीनों के तीनों में हो, ठीक है, मतलब हमें वो एलिमेंट लिखना है जो A में भी हो, B में भी हो और C में भी हो, तीनों में वो प्रेजेंट होना ही चाहिए, कॉमन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यहाँ पे देखो कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो तीनों में प्रेजेंट हो, -5/3 ये तो बस अकेला ही है और किसी में नहीं है, 3/2 इसमें है पर और किसी में, ये मतलब ये B वाले में नहीं है, तो फिर क्या करें, उसको भी नहीं ले सकते। -1/2 ये भी अकेला, 3 ये भी अकेला, ये भी अकेला, तो क्या करें, कोई तो ऐसा नंबर है ही नहीं जो तीनों के तीनों में हो, कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं, मतलब ये सेट तो खाली ही रहेगा, ये रहा आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा एम्प्टी सेट, समझ में आया, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन एलिमेंट तो आ ही नहीं रहा है जो तीनों के तीनों सेट में हो, ऐसा कोई नहीं है ना, तो बस इतना ही लिख करके छोड़ देना, मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला, ठीक है। तो ऐसे आप करके छोड़ दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, नल सेट यानी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको लिखिए। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि इफ A, B and C आर द सेट्स फॉर द लेटर्स इन द वर्ड्स कॉलेज, मैरिज एंड लगेज रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेट A है ना, सेट A, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो देखो ये जो आपका कॉलेज है ना, कॉलेज, इसके लेटर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए क्या, ये रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में, लाइन से, ओके। तो पहले A है तो ये कॉलेज A का होगा, B तो मैरिज होगा, C का लगेज होगा, ठीक है। तो लिख ले लाइन से और फिर बाद में देखेंगे आगे का क्वेश्चन। तो सबसे पहले C लिख लीजिए, उसके बाद O लिख लीजिए, L 2 बार है तो 2 बार लिखोगे, एक ही बार, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फिर E है तो E लिख लीजिए, उसके बाद G, E फिर से लिखोगे नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक। फिर सेट B, ये कौन सा सेट है, मतलब कौन से वर्ड के लेटर यहाँ पे आएंगे, तो मैरिज के, ठीक है। तो M को लिखिए, फिर A को लिखिए, फिर R को लिखिए, R 2 बार है तो एक ही बार लिखना, ठीक है। फिर I लिखिए, उसके बाद A है, A तो लिख चुके हैं, A को नहीं लिखेंगे, G को लिख लीजिए और फिर E को लिखना है तो लिखिए, हाँ लिखना ही पड़ेगा क्योंकि E तो और कहीं लिखा नहीं ना, तो यहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा। फिर आपका C, तो C में कौन से वर्ड्स के लेटर आएंगे, मतलब कौन से वर्ड के लेटर्स आएंगे, तो लगेज के, ठीक है। तो L लिखिए, उसके बाद U को, U एक ही बार है ना तो एक ही बार लिखो, उसके बाद यहाँ पे G 2 बार है, इसमें तो 3 बार है तो 3 बार लिखना है, नहीं एक ही बार लिखना है, ठीक है। फिर A लिखिए, उसके बाद E, देखिए कुछ छूटा तो नहीं है ना, ध्यान से देख लीजिए, इसमें से LUGAE बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये तीनों सेट्स को लिख लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था, राइट। अब आगे देखो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको, ये जो है ना A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस C इंटरसेक्शन A माइनस, यहाँ पे A माइनस C नहीं आएगा, एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं, A माइनस B आएगा, ठीक है। A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C, ये हमको वेरीफाई करना है, मतलब ये पहले से प्रूफ हो चुका है कि हाँ ये दोनों इक्वल है, बस वेरीफाई करो क्या सचमुच में ये इक्वल है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। अभी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो A तो हमारे पास है ना, इधर वाला देखना, और B यूनियन C हमारे पास है क्या, नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं B यूनियन C, तो B यूनियन C मतलब क्या होगा,
बी और सी को आप देखिएगा, यूनियन मतलब इन दोनों के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आएंगे, बस कंडीशन क्या है, रिपीट नहीं होने चाहिए कोई भी लेटर, ठीक है। तो एम है तो एम को लिख लेते हैं। एक काम करो ना, ये लाइन से पूरा ही लिख लो, MARIGE, ठीक है, समझ में आया, पूरा ये लाइन से लिख लिया। अब नीचे में देखो, नीचे वाले में जो आ चुका है उसको मत लिखना। एल आया है क्या, नहीं, इसको लिख लीजिए। यू आया है क्या, ध्यान से देखो, नहीं, इसको भी लिख लीजिए। जी आया है क्या, ये देखो जी आया है तो मत लिखो। ए आया है, ये देखो आया है, इसको भी मत लिखो। ई ये देखो आ चुका है, तो बस इतना ही, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बी यूनियन सी, क्लियर है। अब ए माइनस बी यूनियन सी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन सी। अभी इसका मतलब क्या हुआ वो आप समझिएगा। वैसे मैंने बेसिक में ना ये सब कुछ बताया था, बेसिक वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देख करके या ना, मैं तो यही बोलूंगी क्योंकि ए यूनियन बी, फिर डिफरेंस यानी कि ये माइनस वाला कैसे किया जाता है उसमें मैंने बताया है, तो प्लीज एक बार जरूर देखो, ओके। तो आपको क्या करना है, सेट ए में से बी यूनियन सी को माइनस करना है, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होता है, देखो हम देखेंगे सेट ए को और बी यूनियन सी को, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले क्या है, ए है ना, ए है ना, तो देखो बी यूनियन सी में जो भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट रहेंगे उनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, उनको हम कट करते जाएंगे और जो भी एलिमेंट यहाँ पे बचेंगे उनको हम लिख लेंगे ए के अंदर, ठीक है। ए के अंदर पहले जो रहता है ना उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो, उसको कैंसिल करो। उसके बाद जो बचता है ए में, पहले जो रहता है उस सेट में जो बचता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या है, सुनो। यहाँ पे देखो सी, सी इसमें है क्या, नहीं है ना, तो सी को ऐसे ही रहने दो, कुछ भी यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ओ, ओ देखो इसमें है क्या, नहीं है, तो कुछ भी कट करने की जरूरत नहीं है। एल देखो, एल इसमें है ना, तो एल यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। फिर ई, ई है ना यहाँ पे, तो ई भी नहीं आएगा। जी, जी भी इसमें है तो ये भी नहीं आएगा। मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, क्या बच रहा है, ये तीनों तो कट हो गए क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट थे, ठीक है। बचा क्या है, सी और ओ, जो इसमें नहीं था, तो जो बचा है उसको आप ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हमने बता दिया है। अब हमको ये बताना है अगर इसमें भी ये आया सी ओ, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि आपको ऐसे कट करके दिखाना नहीं है, आपको ये मन में ही करना है, ठीक है, पूरा ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। ये बात तो क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे हम लोग a माइनस बी और a माइनस सी फाइंड आउट करेंगे। तो a माइनस बी मतलब क्या, देखो b के जितने भी एलिमेंट्स a में प्रेजेंट रहेंगे उनको हम कट करते जाएंगे और a में जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे क्योंकि पहले क्या है, a है ना, इसीलिए, ठीक है। तो देखो ये जो आपका c है ये b में है क्या, नहीं है। o है क्या, नहीं है। l है, नहीं। e है क्या, e है, तो e को नहीं लिखेंगे। फिर जी है क्या, जी है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। अभी बचा क्या है, सी ओ एल, लिख दीजिए सी ओ और ये एल, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए माइनस सी। तो ए माइनस सी का मतलब क्या, सी के जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे उनको हम कट कर देंगे, बाकी सबको जो कुछ भी बचेगा उसको हम लिख लेंगे। तो सी प्रेजेंट है इसमें, नहीं। ओ नहीं। एल है ना, तो एल नहीं आएगा। फिर ई है क्या, ये देखो ई है तो ये भी नहीं आएगा। जी भी है ना, तो ये भी नहीं आएगा। बचा क्या, सी ओ, तो यहाँ पे लिख दीजिए सी और ये ओ, ठीक है। देखो मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, प्लीज आप एक बार वो वाला वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि अगर आप नहीं देखे रहोगे ना तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज एक बार जा करके देख लेना, ओके। तो ये हमने निकाल लिया, चलो इसको मैं मिटा देती हूँ और फिर इसको हम लिखते हैं, क्या लिखे, a माइनस बी। अच्छा इसको ऐसे करके छोड़ दो। अब हमको ये बताना है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या देखना है, इन दोनों को देखना है, ठीक है। हमें इंटरसेक्शन बताना है इन दोनों का, a माइनस बी और a माइनस सी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट लिखना है जो दोनों में हो, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। दोनों ही सेट में प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो क्या क्या प्रेजेंट है, सी दोनों में है, ओ दोनों में है, तो सी ओ को हम यहाँ पे लिख देंगे। एल दोनों में है क्या, एल तो बस एक ही में है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते सी और ओ। इसको लिखिए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखना और 2 को देखना। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये वाला था और इक्वेशन नंबर 2 में दिस पार्ट है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको क्या समझ में आता है
कि ये दोनों क्या है, बराबर है। देखो इसमें भी कौन कौन से एलिमेंट्स आए, CO, और इसमें भी CO है ना, दोनों तो बराबर ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इट इज वेरीफाइड दैट, आपको लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई बोला था ना, इसीलिए इट इज वेरीफाइड दैट, क्या यहाँ पे वेरीफाई हुआ है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो लिख दीजिए यहाँ पे A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। समझ में आई बात। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा टाइम लगा, पर क्या करें, आपको अगर एक बार मैं डिटेल में समझा दूंगी फिर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा ना, वरना फास्ट फास्ट भी कर सकते थे। पर आराम से करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे, एक एक चीज करेंगे, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए आप लोग लिख लीजिए। तो इस वीडियो में हम बस 4 ही क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने सॉल्व कर लिया है, और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसी में करने लगी, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।